हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम तीसरे चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का दूसरा दिन है गाइज। तो चलिए, मेरे नए विद्यार्थी हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो चलिए गाइज, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखिए उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो मैंने गाइस आपको बताया था कि उपसर्ग कहते हैं किसे हैं, कि जब किसी मतलब मूल शब्द के आगे जब कोई उपसर्ग लगता है, उससे जो नए शब्द बन के आते हैं वही हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो मैंने गाइस आपको बताया था कि देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं। मान लीजिए ये आपका मूल शब्द होता है। क्या होता है? मूल शब्द होता है। ठीक है, और मूल शब्द के आगे क्या होता है? उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है? उपसर्ग। ठीक है, उप और सर्ग। अब जब ये आपस में मिलते हैं, जब मूल शब्द और उपसर्ग जब आपस में मिलते हैं, तो इससे नए शब्द का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। नए शब्द का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, नया शब्द बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? मूल शब्द के पहले होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा गाइस सही होगा? यहाँ पर शब्द के आरंभ में होता है। तो किसमें गाइस होता है? शब्द के आरंभ में होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। ठीक है, मूल शब्द के आरंभ में होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। जैसे यहाँ पर दिया है कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि संधि कहते किसे है। देखिए संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तुमको पता होगा कि देखिए संधि दो वर्ण होते हैं, आपस में दो वर्ण होते हैं, और एक प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होता है। ठीक है, जब ये आपस में मिलते हैं, इसमें जो भी परिवर्तन होता है वही इसमें जो भी विकार उत्पन्न होता है वही मतलब हमारी संधि कहलाती है। ठीक है, और गाइस मैंने आपको संधि का फार्मूला भी लिखाया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये संधि का फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस? प्रथम वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रथम वर्ण लेते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ण लेते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, इसमें जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन होता है, वही गाइस हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीस में कौन सी संधि लगी है। अब देखिए यहाँ पास ग्रीस में कौन सी संधि लगी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसको मतलब क्या करिएगा? तोड़िएगा, देखिएगा ग्रीस। देखिए यहाँ पास ग्रीस दिया हुआ है गाइस, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस। अब देखिए मैंने गाइस आपको बताया था कि शब्द के बीचों बीच लेते हैं। शब्द के बीचों बीच क्या है? आपका ई है। अब अगर शायद आपको फार्मूला याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि ई किस में से बनता है? या तो आपका ई का मेल किसके साथ हुआ? या तो छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ हुआ होगा, या तो बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ हुआ होगा। अब देखिए गाइस, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये मतलब कौन सा फार्मूला है। देखिए अब ये जो फार्मूला है, ये छोटी ई का छोटी ई का मेल या तो बड़ी ई के साथ होगा, या तो बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ होगा। तो आइए इसको हम साथ में रख के देख लेते हैं। इसको हम इसके साथ रखते हैं। इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। आप देखिए यहां से जब ये बाहर आ गया ई, तो ये बचा हुआ रा हलंत के साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये बचा हुआ सा, ये ज्यों का त्यों उतर आएगा। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं। अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं। इसको अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं। ये गाइस आपकी क्या बन गई? संधि। तो गाइस यहाँ पास आपको समझ में आ गया, जब ई का मेल जब किसी छोटी ई या बड़ी ई के साथ होता है, तो वो गाइस कौन सी संधि में होती है? आपकी होती है दीर्घ स्वर संधि में होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास क्या होता है, अब देखिए दीर्घ स्वर संधि का मैंने आपको फार्मूला लिखाया था
कि जब छोटा आ का मेल या तो बड़ा आ के साथ होगा तो क्या होगा, बड़ा आ ही होगा, ठीक है, या तो फिर छोटी ई का मेल या तो बड़ी ई के साथ हो, ठीक है, या तो बड़ी ई का मेल या तो बड़ी ई के साथ होगा, या तो बड़ी वो छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा, तो उसमें जो भी विकार उत्पन्न होगा जो भी आएगा आपका बड़ी ई ही होगा, ठीक है। और यहाँ पास जब छोटा ऊ का मेल या तो बड़ा ऊ के साथ हो, या तो बड़ा ऊ का मेल चाहे छोटा ऊ के साथ हो, या तो छोटा ऊ का मेल या तो छोटा ऊ के साथ हो, जो भी इसमें परिवर्तन होगा वो बड़ा ऊ का होगा। तो ये मतलब रहा आपका दीर्घ स्वर संधि का फार्मूला रहा, ठीक है, ये मतलब गाइज आपका रहा दीर्घ स्वर संधि का फार्मूला, ठीक है। तो ये चीज गाइज मैंने जब आपको संधि पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चाहे छोटा आ का मेल या बड़ा आ के साथ होगा, या तो बड़ा आ का मेल बड़ा आ के साथ होगा, या तो बड़ा आ का मेल छोटा आ के साथ होगा, इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा, आपका बड़ा आ ही होगा, ठीक है। इसी तरह गाइज जब छोटी ई का मेल या तो बड़ी ई के साथ होगा, या तो बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा, या तो छोटी ई का मेल या बड़ी ई के साथ हो, जिसके भी साथ हो जो भी इसमें विकार उत्पन्न होंगे, जो भी परिवर्तन होगा वो बड़ी ई में होगा। यही कंडीशन इसके साथ फॉलो होता है। तो ये गाइज रही आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो इसीलिए गाइज मैं कहती हूँ अगर शायद आपको फार्मूला याद होगा तो आप संधि करना सीख जाएंगे। अब देखिए यही पास अगर शायद में, तो यहाँ पर जो गाइज आपका ऑप्शन सही होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा ए, कि ग्रीस में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास गुण स्वर संधि का कौन सा फार्मूला था, थोड़ा सा मैं रिवीजन भी करा देती हूँ। तो यहाँ पास मैंने आपको डायग्राम बनवाया था कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ होगा, या तो छोटी ई या बड़ी ई के साथ होगा, ठीक है, या छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ होगा, ठीक है, या फिर री के साथ होगा, ठीक है। जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पास ये आपका आ जाएगा ए, जिसका मांत्रिक रूप होता है ये, ठीक है। जब छोटा आ का मेल बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या तो बड़ा ऊ के साथ होगा गाइस, तो यहाँ पास क्या होगा, इसमें जो परिवर्तन होगा ओ का परिवर्तन होगा, ठीक है, ओ होगा, इसका मांत्रिक रूप होता है ओ होता है, ठीक है। इसी तरह गाइस जब छोटा आ का मेल या बड़ा आ का मेल री के साथ होगा गाइस, तो यहाँ पास जो परिवर्तन होगा वो अर का होगा। ये गाइस मैंने आपको गुण स्वर संधि का फार्मूला बताया था। ये आपका फार्मूला क्या है, गुण स्वर संधि का मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला बताया था, ठीक है। कि अगर शायद ये आप यहाँ पास लिख लीजिएगा कि ये मतलब किसका फार्मूला है, गुण स्वर संधि का फार्मूला है, ठीक है। तो इसी तरह गाइस मैंने आपको जब मैंने क्लास में बताया था, इसी तरह गाइस मैंने यड़ स्वर संधि का भी मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। तो ये गाइस रहा आपका गुण स्वर संधि का फार्मूला रहा। अब यहीं पास अगर शायद वृद्धि की बात करें, यहाँ पास वृद्धि का फार्मूला क्या था आपका, अगर शायद वृद्धि की अगर हम बात करें तो यहाँ पास क्या होगा आपका ए, देखिए वृद्धि का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वही आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए जब छोटा आ का मेल या बड़ा आ का मेल जब किसी ए के साथ होगा तो वृद्धि किस में ज्यादा हो रही है, इसमें हो रही है। तो गाइस ये आपका हो गया ए हो गया, ठीक है, ए, तो परिवर्तन किस में होगा, ये ए हो गया, ये इसका मात्रिक रूप है, ठीक है। और यहाँ पर जब छोटा आ का मेल जब बड़ा आ के साथ होगा तो किसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है, अ में हो रही है गाइस। तो ये मतलब आपका हो गया अ, इसका मात्रिक रूप क्या है, ये है। तो ये गाइस रहा आपकी वृद्धि स्वर संधि हो गई, ठीक है। तो ये मतलब रहा ऐसे आपकी संधि। देखिए संधि किससे कहते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। अब दो वर्ण कौन कौन से होते हैं, दो वर्ण आपस में कौन कौन से होते हैं, देखिए दो वर्ण यहाँ पास, देखिए दो वर्ण, एक हम अंतिम वर्ण लेते हैं और एक हम प्रथम वर्ण लेते हैं, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। जब ये आपस में मिल जाती है, इसमें जो भी परिवर्तन होता है वही हमारी संधि कहलाती है, ठीक है। तो गाइस ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, जिससे आपको संधि करने में आराम रहेगी। तो चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया गया है। ये आपके गाइस वीडियो में और नेपाल में ये क्वेश्चन आ चुका है।
ठीक है। अब देखिए नहीं किया गया, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किस में होते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं परा उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है। तो गाइस आप लोग थोड़ा एग्जाम के समय इसको थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उनको लगा कि परा उपसर्ग का प्रयोग होता है, मतलब किसमें होता है, तो इसी में उन लोग से गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए परिधि या पराजय या पराक्रम या पराभव। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसे तोड़ लेते हैं, पराधन जय, मैंने आपको बताया था जय आपका मूल शब्द है, अब परा आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, इस तरह आप इसे तोड़ के देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसे भी आप तोड़ के देख लीजिए, तो परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, परी, किसमें नहीं हुआ है गाइस, परी में नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा ए, परिधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखिए इससे जो उपसर्ग बन सकते हैं, परिमाण, परिमाण हो गया। ठीक है, परिमाण हो गया। अब देखिए यहाँ पर दरबार किस भाषा का शब्द है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग बताइए कि दरबार किस भाषा का शब्द है। तो आप यहाँ मुझे बताइए कि दरबार किस भाषा का शब्द है, फारसी का है कि अरबी का है कि तुर्की का है कि पुर्तगाली का है। तो दरबार किस भाषा का शब्द है, यहाँ पर गाइस मुझे बताइए कि दरबार जो दिया हुआ है यहाँ पर, दरबार किस भाषा का शब्द है, फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है कि पुर्तगाली का है। अब देखिए यहाँ पर दरबार जो आपका है वो किसका है, यहाँ पर से दरबार है ये फारसी का है, किसका है, फारसी का है। अब देखिए यहाँ पर फारसी का है, तो फारसी से कौन कौन से बन सकते हैं, अगर देखिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपकी जिंदगी, ये भी आपका फारसी है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए जिंदगी, जिंदगी, ठीक है, ये आपका फारसी शब्द है, क्योंकि एग्जाम में सब ज्यादा पूछा जाता है कि जिंदगी, वो जिंदगी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है गाइस, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है। जैसे गुलाब, गुलाब भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, गुलाब किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का है। ठीक है, और यहाँ पास आपका हो गया किशमिश, किशमिश, किशमिश भी आपका फारसी भाषा का शब्द हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे चरखा, चरखा भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चरखा किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। और एक आप आवाज लिख लीजिए, आवाज जो हम लोग बोलते हैं, जो आवाज निकलती है ना, आवाज भी फारसी भाषा का शब्द है। और फिर आदि। ठीक है, ये गाइस आप हो गई दरबार किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, अगर यहाँ पर अगर बात करें कि हिंदी में किन ध्वनियों का, हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान करने की जरूरत है कि अयोगवाह, यहाँ पर जो अयोगवाह की बात की गई है कि हिंदी में किन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, तो गाइस इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, स्वर, स्वर को कहते हैं या व्यंजन को कहते हैं या तो अनुस्वार को कहते हैं या विसर्ग को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है। देखिए अयोगवाह कौन सा होता है, अगर शायद मैंने आपको बताया था जब 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 हम लोग जब वर्णमाला पढ़े थे, तो वहां पर देखिए अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं ना तो ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये मतलब स्वरों के सहारे ही चलते हैं। अब इनका जो प्रयोग होता है वो दोनों में होता है, स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। ठीक है, अयोगवाह होते कौन कौन से आपके हैं, अंग होता है और आहा होता है, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसे हम अनुस्वार बोलते हैं गाइस, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग नहीं विसर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे, अगर अयोगवाह की बात करें, ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये मतलब स्वरों की सहायता से चलते हैं, लेकिन इनका प्रयोग दोनों में होता है, स्वर में भी होता है और व्यंजन में भी होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बता दूं, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, या आपका ऑप्शन सही होगा अनुस्वार और विसर्ग होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं स्वर कितने होते हैं, देखिए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, अगर ये पूछा जाए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। ठीक है, अब देखिए स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अगर सर मूलतः स्वर पूछे जाए तो कितने होते हैं गाइस, 11 होते हैं। मूलतः स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और स्वरों की कुल संख्या की बात किया जाए तो 13 होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पास व्यंजन की बात किया जाए, व्यंजन, ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर शायद व्यंजन की बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में
व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। कितनी होती है? 39 होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। अगर सिर्फ परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या पूछी जाए परंपरागत रूप से, तो 33 होती है। ठीक है, अगर शायद आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन कर लें कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आप गज बताओगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अगर शायद ये पूछा जाए कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, धन्यवाद।